श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में आज उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर राहुल एम देव। आप एमडी मनोरोग हैं और न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं हम बता दें कि मनोरोग एक ऐसी समस्या होती है, एक ऐसा विकार होता है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में लोगों के भीतर जागरूकता का जो स्तर है वो भी बहुत कम है और कई बार लोग इसे स्वीकार करने में भी डरते हैं, संकोच करते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी स्तर पर मनोरोग से जूझ रहे हैं। तो इसके बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है और इसी क्रम में हमने आज डॉक्टर राहुल एम देव साहब को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है। हम मनोरोगों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और तमाम जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसका सत्य क्या है। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किन विकारों को, किन समस्याओं को हम मनोरोग के रूप में समझते हैं। मनोरोग का डिफरेंशिएशन 3 हिस्सों में होता है। एक जो आपके व्यवहार को बदलाव कर दे, दूसरा नशे से संबंधित और तीसरा सेक्स से संबंधित रोग। ये तीनों तरह के रोग मानसिक रोग में गिने जाते हैं। मानसिक रोग आपके जीवन के सभी पहलुओं को बदल सकते हैं और उसके ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। वो आपकी आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक और सब तरीके के व्यवहार के ऊपर बुरा असर डालते हैं। यही मानसिक रोगों की परिभाषा है। जी, मानसिक रोगों की आपने परिभाषा बताई। सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा यदि हम मानसिक रोगों की बात करें तो कौन से मानसिक रोग की समस्या आपको आए दिन खासकर सागर शहर में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? 2 प्रकार के मानसिक रोग सबसे ज्यादा मात्रा में देखने में आते हैं। ज्यादातर मरीज डिप्रेशन के और उसके बाद दूसरा मोस्ट कॉमन है नशे से संबंधित रोग। इन्हीं दोनों तरह की बीमारियों के लिए ज्यादातर मरीज इलाज लेने के लिए आते हैं। तो डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें मानसिक रोगों की तो क्या इसका कोई खास पैटर्न होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है या आपके पेशे से संबंधित या आपकी जीवन शैली से संबंधित कुछ ऐसे बातें होती हैं जिसके बाद व्यक्ति जो है मानसिक रोगों का शिकार हो सकता है, या फिर किसी भी उम्र का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी काम या पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी? किसी भी वर्ण, जाति, समाज, कोई भी उसका सोशल स्टेटस हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, सब इस बीमारी को महसूस कर सकते हैं। यानी ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, सिर्फ गरीब होना इसके लिए कारण नहीं है। कुछ केसेस वंशानुगत भी होते हैं, लेकिन वो बीमारी की शुरुआत के ही कारक होते हैं। उस बीमारी को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए बाकी के एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उतने ही जरूरी होते हैं। जी डॉक्टर साहब, मरीज तो स्वयं जो है समस्याओं से जूझ रहा होता है क्योंकि मानसिक रोग एक ऐसी बीमारी होती है जिसे हम बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। जैसे शारीरिक यदि कोई बीमारी होती है तो हमें उसके लक्षण समझ में आते हैं साफ साफ, व्यक्ति बीमार होता है, बुखार चढ़ता है या इस तरह से कोई सिम्टम्स उसके दिखते हैं, आपको प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मानसिक रोग जो है बहुत दबे पांव आता है। तो इसमें मरीज के अलावा जो उसके आसपास के लोग होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, उनकी भी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कब ये तय करें, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या परिवार के व्यक्ति, कि ये व्यक्ति कुछ असामान्य गतिविधियों से, लक्षणों से जूझ रहा है और ये शायद मानसिक रोग हो सकता है और मनोचिकित्सक से संपर्क करने की आवश्यकता है? जी हाँ, सबसे पहले तो आपके घर के अंदर जिस सदस्य के ऊपर आपको शंका है कि इसको मानसिक रोग हो सकता है, उसकी कार्य क्षमता कम होना शुरू हो जाती है, उसकी नींद कम होना शुरू हो जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसके इमोशंस बदल जाते हैं और उनके विचार भी बदल जाते हैं। आपके घर के उस सदस्य को जिसमें आप सोचते हैं कि मानसिक रोग हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के थॉट्स यानी विचार, इमोशंस यानी भावनाएं और व्यवहार जो लंबे समय से घर में चले आ रहे होते हैं, वो मानसिक रोग चालू होने के कुछ समय पहले बदलना शुरू हो जाते हैं। और यदि इस तरह के बदलाव आपको अपने घर के किसी सदस्य में, रिश्तेदार में या दोस्त में दिख रहे हैं तो उन्हें समझा बुझाकर आपको मानसिक रोग तज्ञ से एक बार मिल लेना चाहिए, ये देखने के लिए कि जो ये बदलाव है वो मानसिक रोग से संबंधित है भी या नहीं। जी डॉक्टर साहब, इन बदलावों को समझने की, जानने की, देखने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है कि इसे गंभीरता से भी लेने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पे हम इसे टाल देते हैं ये समझ करके ये कोई बीमारी नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जी। और डॉक्टर साहब, आमतौर पर एक धारणा ये भी होती है कि जो शहरी लोग होते हैं, कामकाजी लोग होते हैं, लंबे समय तक काम करने वाले लोग होते हैं, लॉन्ग सिटिंग जॉब करते हैं, तो उनके ऊपर शायद जो मानसिक दबाव होता है कार्य का, उसके कारण से उनको मानसिक समस्या ज्यादा हो सकती है और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं उनको मानसिक समस्या हो ही नहीं सकती है। तो इस भ्रांति के बारे में आप क्या कहेंगे? ये धारणा एकदम बेबुनियाद है। मानसिक रोग बड़े तरह के शहर में रहने वाले लोगों और गाँव में रहने वाले लोगों में एक जैसे ही होते हैं, उनकी मात्रा भी एक जैसी ही होती है।
हालांकि आपने सच कहा कि कुछ तरीके की बीमारियां जो ज्यादा स्ट्रेस से आती हैं वो शहर के लोगों को अलग प्रकार से होती हैं और गांव के लोगों को अलग प्रकार से होती हैं। दोनों तरह के लोग उसको पहचान पाने में अक्षम होते हैं, लेकिन शहर में पढ़े हुए लोग यूजुअली इलाज के लिए डॉक्टर के पास जल्दी चले जाते हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए देखते समय ऐसा लगता है कि ग्रामीण परिवेश में बीमारी कम हो रही है और शहरी परिवेश में ज्यादा हो रही है, परंतु ये तथ्य नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये तथ्य नहीं है और ये बीमारी अंतर नहीं करती है कि आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने बात की कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग शायद कम आते हैं। इसके पीछे जो हम वजह की बात करें तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत अलग तरह की धारणा हमें लोगों के भीतर देखने को मिलती है और डॉक्टर के पास ना जाकर के लोग तंत्र मंत्र और झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये जो एक भ्रांति हमारे समाज में है, मरीज जो है डॉक्टर के पास ना जाकर के यदि तंत्र मंत्र की तरफ जाता है तो शायद जो मरीज है उसके केस में जटिलता और बढ़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तथ्य ऐसा है कि बीमारी चालू होने के बाद या व्यवहार या विचार या भावनाएं गड़बड़ होने के बाद जितना समय ज्यादा लगता है इलाज पाने के लिए, उतनी ही रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। जो समय झाड़ फूक में वेस्ट किया जाता है वो बेसिकली आगे चल के मरीज और मरीज के घर वालों को ही उससे होने वाले नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसलिए लक्षण शुरू होने के बाद सलाह तो यही रहेगी कि मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जल्दी जाकर और जल्दी इलाज शुरू करवाएं, ताकि मरीज के पूरे सही होने की संभावना बनी रहे। जितना समय बढ़ता जाएगा पूरी तरह सही होने की संभावना उतनी कम होती जाएगी। जी, पूरा ये एक मुकम्मल मेडिकल साइंस है और जैसे अन्य बीमारियों में आप दवा लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं, वैसे मानसिक रोगों में भी आप दवा लेकर के स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि यदि आप इलाज में देरी करते हैं तो जटिलता बढ़ती है और रिकवरी करना शायद कठिन हो सकता है। क्या मानसिक रोगों का इलाज संपूर्ण रूप से संभव है या फिर रिकवरी करना आसान नहीं होता है? ये दशा कब आती है? इनिशियली इलाज चालू करते समय मरीज की जांचें करके और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका इलाज कब तक चल सकता है या इसकी बीमारी कितनी भयंकर है। जब बीमारी अपनी जड़ पकड़ लेती है तो उस समय उसको बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंततः कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि मरीज एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है इस उम्मीद में कि 15 दिन या महीना भर के इलाज में वो अपनी बीमारी से मुक्तता पा लेगा, मगर वो किसी भी बीमारी के लिए संभव नहीं है। एक जगह टिक के किसी एक की सलाह से लगातार इलाज लेके वो ठीक हो सकता है। तो व्यक्ति या उसके परिवार को जो भी मानसिक रोग विशेषज्ञ सही लगता हो उसके पास जाकर उसकी सलाह के अनुसार चलना ही उसके लिए ज्यादा बेहतर उपाय है। यहाँ वहाँ भटकने से बेहतर है कि आप योग्य क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाइए और सही इलाज लीजिए। जितने समय के लिए आपको चिकित्सक बोलता है इलाज के लिए, आप उतने समय तक इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब, कई बार जो है इलाज की समय सीमा को लेकर के भी बात होती है, तो क्या कोई मानसिक रोगी यदि मान लीजिए बहुत प्रारंभिक अवस्था में है तो कितने समय के इलाज के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है? कम से कम 6 से 9 महीने का इलाज उसको लगता ही है। उसकी वजह है कि अमूमन मानसिक रोगों में मस्तिष्क का जो हिस्सा गलत तरीके से काम कर रहा होता है वो आपके मस्तिष्क की सरफेस से काफी अंदर तक होता है, तो उस एरिया तक डायरेक्टली दवा पहुंचाने की अभी तक तो कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ नहीं है ऐसा कि जिससे दिमाग के दूसरे हिस्सों को नुकसान ना पहुंचे और दवा सीधे वहां पहुंचा दी जाए। इसलिए थोड़ी थोड़ी दवा लंबे समय तक देना हम लोगों की मजबूरी है। यदि आगे चल के ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि दवा डायरेक्ट दी जा सके तो कम समय में भी लोग ठीक हो सकते हैं। जी, लगातार शोध कार्य चल रहा है और मेडिकल का जो फील्ड है वो लगातार अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही जाना जाता है, शोध और अनुसंधान के लिए ही जाना जाता है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि कोई ऐसी दवा इजाद हो जिससे मरीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से इजाद हो कि दवा डायरेक्ट वहां पहुंचाई जा सके। डॉक्टर साहब, आपने दिमाग के उस हिस्से की बात की जहां से ये तमाम विकार उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे शरीर का वो कौन सा अंग होता है जो प्रभावित होता है या सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, उसके फंक्शन में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से इस तरह के मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। हाँ, बेसिकली मस्तिष्क में ही ऐसा होता है। कुछ बीमारियों में मस्तिष्क जरूरत से ज्यादा काम करता है और कुछ बीमारियों में मस्तिष्क जरूरत से कम काम करता है। मानसिक रोग ऐसा रोग नहीं है कि जो कुछ अलग से हटके हो। उदाहरण के तौर पे आपको यदि कोई बुखार हुआ तो नॉर्मली आपका बॉडी टेम्परेचर जितना रहता है उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तब हम आप उसे बुखार कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मानसिक रोग में जैसा व्यवहार, विचार और मन के अंदर की भावनाएं हैं
वो दिमाग की कार्यशैली के बदलाव की वजह से या तो सही समय पे नहीं हो पाती, सही मात्रा में नहीं हो पाती, या सही तरीके से नहीं हो पाती। तो मानसिक रोग इन तीनों ही तरीके से आपको रोगी बना सकता है। और कुछ सीवियर बीमारियां ऐसी हैं जिसमें तीनों ही एक साथ गड़बड़ा जाती हैं, लेकिन इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता, क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है। मानसिक रोगों में जो आपको दिख रहा है वही उनको भी दिखेगा, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिखना शुरू हो जाएगा जो आपको हमको नहीं दिखेगा, तो एडिशनल हुआ, क्वांटिटेटिव डिफरेंस हुआ, तो मानसिक रोग कहलाया। जैसे हेल्यूसिनेशंस आपने शुरू में अभी नाम लिया जी, ये उसी का उदाहरण है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है, संख्या का फर्क जो है, मात्रा का फर्क। तो किसी व्यक्ति को जो चीज दिखाई दे रही है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति को वो चीज ना दिखाई दे, उससे ज्यादा दिखाई दे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आम कुछ जो बीमारियां मानसिक रोगों से संबंधित हमारे आसपास देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं चिंता के शिकार होते हैं, तनाव के शिकार होते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होता है और तनाव से कैसे वो मुक्ति पा सकते हैं? तनाव के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें कुछ अनुवांशिक भी हैं और कुछ आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट से संबंधित भी हैं। होता क्या है, व्यक्तिगत अपेक्षाएं बड़ी होने के बाद भी यदि परफॉर्मेंस वैसा नहीं है, तो जिस समय परफॉर्मेंस की बात आती है उस समय व्यक्ति को एंजाइटी या बेचैनी शुरू हो जाती है। वो एंजाइटी यदि लगातार बनी रहे और ऐसी परिस्थिति में भी बनी रहे कि जहां उसके होने की कोई तुक नहीं बनती, तब वो बीमारी कहलाती है। जैसा बाकी सब रोगों के साथ में नियम है कि बचाव ही सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है, इलाज से भी ज्यादा अच्छा, तो वही नियम एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए भी लागू है। इनसे बचा जा सकता है, आपकी जीवन शैली में बदलाव लाकर इसको बचाया जा सकता है। हर किसी की जीवन शैली चूंकि अलग अलग होती है और अलग अलग तरीके से उसके जीवन पे प्रभाव डालती है, इसलिए वन साइज फिट्स ऑल वाला माहौल एकदम से सब लोगों के लिए नहीं बताया जा सकता। उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो एंजाइटी या बेचैनी या डिप्रेशन कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उसके आधार पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उपाय बताए जा सकते हैं। लेकिन जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हुआ, तो आपको जो उपाय काम आएंगे जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे को वो उपाय काम आए। यूजुअली लोग ऐसी भी गड़बड़ करते हैं कि उस व्यक्ति को ये उपाय काम आया था या ये दवा काम आई थी, तो डॉक्टर से सलाह लेने कौन जाए, तुम तो सबसे पहले ये ट्राई करो जो हमने किया था। तो वो भी एक गलत तरीका रहता है इलाज करने का या सोचने का। जी डॉक्टर साहब, एक ही सलाह जो है हर व्यक्ति के लिए, हर मरीज के लिए जो है लागू नहीं होती है। सबके लिए नियम अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबके सीवियरिटी का जो स्तर होता है, सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सबके कारण अलग होते हैं। तो इन सारी चीजों का एग्जामिनेशन करने के बाद, बाकायदा परीक्षण करने के बाद चिकित्सक इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि किस तरह की दवाइयां या सलाह आपको दी जानी है। और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि आपका जो प्रदर्शन होता है और जो अपेक्षा होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपको तनाव की तरफ लेकर के जाता है। जितना ज्यादा ये खाई बढ़ती जाएगी, आपके तनाव का स्तर जो है उतना ज्यादा होता जाएगा। कई बार हम तनाव को और अवसाद को एक समझ लेते हैं डॉक्टर साहब, और अक्सर इनकी चर्चा भी हम एक साथ करते हैं। तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है या फिर अवसाद कोई ज्यादा बिगड़ी हुई अवस्था है? अवसाद और तनाव दोनों ही बिगड़ी हुई अवस्थाएं हैं, लेकिन दोनों दिमाग के अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करती हैं। तनाव के दौरान व्यक्ति के अंदर अमूमन जो लक्षण देखे जाते हैं वो मुंह सूखना, आंखें फैल के चौड़ी हो जाना, हाथों में कंपन आना, पसीना आना, अपने विषय में विचार आना, दिल की धड़कन आना, सांस लेने में परेशानी होना, बार बार पेशाब जाना, बार बार प्यास लगना, खाना खाने का मन न होना, ये यूजुअली एंजाइटी के लक्षण हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति को अंदर से उदासी फील होती है, ऐसा लगता है कि अब कोई काम नहीं करना चाहिए, या मैं कोई काम करने लायक नहीं, या कुछ नया करने की उमंग खत्म हो जाती है, होपलेस हो जाता है, अपना भविष्य उसे अंधकारमय लगने लगता है, उसे वर्तमान परिस्थिति ऐसे लगने लगती है कि जैसे उसे इस परिस्थिति से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रहने के लायक है, इसलिए उसके मन से उस परिस्थिति को बदल के बाहर निकलने की भावना भी नहीं आती। इसके अलावा भूख कम होना, वजन कम होना, ये अवसाद के लक्षण है, और एक कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है जो डिफरेंशिएट कर सकता है। साधारण बोलचाल में बोले तो नींद से संबंधित ऐसा बोला जा सकता है कि जिनको लेटने के बाद नींद शुरू होने में समय लगता है वो बेचैनी के शिकार होते हैं, और जो जल्दी सो जाते हैं पर पूरा समय ना सोकर जल्दी उठ जाते हैं, यानी नॉर्मली जो 7 बजे उठता है तो अवसाद के दौरान 3 बजे या 4 बजे उठ जाएगा और फिर उसके बाद उसको नींद नहीं लगेगी। और जिसको एंजाइटी है या तनाव है वो यदि रात में 10 बजे सोता होगा तो 10 बजे पलंग पे लेटने के बाद भी 1-1.5 बजे तक उसे नींद नहीं लगेगी, करवटें बदलता रहेगा।
तो नींद से संबंधित भी ये दो अंतर हैं जो आराम से पहचाने जा सकते हैं। जी, नींद का जो पैटर्न है उसको भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है और डॉक्टर साहब आपने बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से बताया कि कैसे नींद से आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि आप तनाव हैं के शिकार हैं या अवसाद के शिकार हैं। और डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो अपने आप को मरीज तो नहीं मानते। मानसिक रोगों में सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है कि लोग अपने आप को मरीज नहीं मानते हैं, लेकिन वो बहुत अकेलेपन के शिकार होते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, बहुत अकेलेपन में रहते हैं, भीड़ में जाने से डरते हैं, या कोई टास्क या कोई काम जो उनको दिया जाता है उनको लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे, अपनी क्षमता को बहुत कमतर करके आंकते हैं। तो ऐसे लोग किस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं? यूजुअली 3 तरह की बीमारियों से इस तरह के लक्षण आ सकते हैं जो आपने मुझे अभी बताए। सबसे कॉमन है डिप्रेशन, मॉडरेट या सीवियर, अवसाद भी हो सकता है, फोबिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, पैनिक डिसऑर्डर भी हो सकता है और स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। तो मरीज को देखने के बाद या उसकी जांच करने के बाद ही बताया जा सकता है कि इस लक्षण वाला जो मरीज है वो असल में इन 4 बीमारियों में से किस बीमारी से ग्रसित है। और जब ये पता चले कि इन 4 में से किस तरह की बीमारी से वो ग्रसित है तो उसका एप्रोप्रिएट इलाज शुरू किया जा सकता है। जी, चिकित्सक ही इसका निर्धारण कर सकता है कि किस तरह के बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है, उसकी अवस्था क्या है। डॉक्टर साहब, आपने बातचीत में जो है सिजोफ्रेनिया की बात की। अक्सर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आसपास कई बार देखते हैं कि मरीज जो है सामान्य से अलग व्यवहार करने लगता है जी। और वो हरकतें जो है कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि पागलपन का शिकार हो गया है। तो इसको पहचानना और इसका सही इलाज करना, सही चिकित्सक तक जाना कितना महत्वपूर्ण है, और क्या इस तरह के रोगी जो बिल्कुल से अपना आपा खो दिए हैं और एक परिवार में समस्या का सबब बन गए हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, मुख्य धारा से जोड़ करके वापस से वैसे ही सामान्य इंसान के रूप में जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? यदि आपको अपने घर परिवार आसपास किसी भी प्रकार का व्यावहारिक बदलाव दिख रहा है, ग्रामीण परिवेश में यूजुअली अपने परिवार के साथ साथ आस पड़ोस वाले के ऊपर भी लोगों की नजर रहती है, तो सब लोग इजीली पहचान जाते हैं कि किसका व्यवहार कितना गड़बड़ाया हुआ है। यदि व्यक्ति का व्यवहार ज्यादा गड़बड़ाया हुआ है तो बिना देर किए उसको मानसिक चिकित्सक के पास ले जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार जो है या मानसिकता, ये 2 तरीके के मानसिक रोगों में हो सकती है, जिनमें से एक का आपने नाम लिया स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। दोनों ही गंभीर प्रकार के मानसिक रोग हैं और सही समय पे इलाज करने पर ये कंट्रोल में अच्छे से आ जाते हैं, मगर दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें इलाज लंबे समय तक चलता है अनइंटरप्टेड, ताकि वो सही हो सकें और समाज की मुख्य धारा में जुड़कर अपना काम भी कर सकें, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं सामाजिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक, उसको भी अच्छे से निभा सकें और अपने गांव या मोहल्ले या एरिया के ऐसे उदाहरण बन जाएं कि जो इलाज के पहले कैसे थे और इलाज के बाद कैसे हैं। मगर इसमें मरीज के घर वालों के परिवार का सहयोग लगता है। सामूहिक जो है ये दायित्व है, सिर्फ डॉक्टर, अस्पताल, नर्स या मेडिकल स्टाफ के ऊपर हम निर्भर नहीं हो सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं का काम है, बल्कि ये पारिवारिक सहयोग की बात भी है और आपको मानसिक रूप से सहानुभूति बरतनी पड़ेगी ऐसे मरीज के प्रति और पूरा सहयोग करना पड़ेगा उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और जो हम अपने आसपास देखते हैं, कई बार मिर्गी की एक समस्या होती है और बहुत रेपिटेटिव होती है, कई बार बहुत पब्लिक प्लेस पे हो जाती है, सार्वजनिक स्थानों पे हो जाती है और लोगों को बहुत एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं और इससे एक अलग तरह के तनाव या अवसाद में चले जाते हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और इसका इलाज कितना संभव है? मिर्गी ये बेसिकली छोटे बच्चों की बीमारी है। 100 में से 70% ये बीमारी 18 साल से कम के व्यक्तियों पर असर डालती है। इन बीमारियों में जैसे बाकी सब बीमारियों में होता है, वैसे ही मिर्गी ये दिमाग की बीमारियों का एक लक्षण है, अपने आप में बीमारी नहीं है, अन्य बीमारियों का लक्षण है। एपिलेप्सी में कारण क्या है एपिलेप्सी का, इसका शोध किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। लगभग 2/3 केसेस होते हैं जिनका इलाज पूर्णतया संभव है 3 से 5 साल तक दवा के बाद। जिन लोगों का दवा से भी पूरी तरह ठीक नहीं होता है, उनके लिए अलग अलग तरीके के न्यूरो सर्जरीज अवेलेबल हैं, अलग अलग तरीके के और प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिनसे उनका इलाज पूर्णतया संभव है। हालांकि इनमें से कुछ दवाओं के अलावा जो प्रोसीजर्स यूज होते हैं वो थोड़े महंगे हैं आज की डेट में, आगे हो सकता है वो सस्ते हो जाए, पर आज सामान्य व्यक्ति की आर्थिक पहुंच से वो बाहर हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग दवाइयां लंबे समय तक खाते हैं और उससे स्वस्थ बने रहते हैं। यह आज का सत्य है। आगे चल के वो सर्जिकल प्रोसीजर्स आएंगे तो हो सकता है कि सस्ते प्रोसीजर्स हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन एक बात हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि दवाइयों से हम मिर्गी को
एपिलेप्सी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। मृगी के झटकों को रोक सकते हैं दवाइयों के माध्यम से। दवाइयों का लेकिन नियमित रूप से जो है सेवन करना, लंबे समय तक करना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार जो है लंबे समय तक दवाइयों के सेवन की जो बात होती है, कई बीमारियां हमारे समाज में ऐसी हैं जहां हम देखते हैं कि एक बार व्यक्ति अगर उसका शिकार हो गया तो उसको लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक चीज है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं। और नियमित रूप से डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई एक गोली मरीज हमेशा लेता है, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि आज हमने गोली नहीं ली या हमने एक हफ्ते से नागा कर दिया, गैप कर दिया और हमें अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, लकवाग्रस्त हो गए। इसके बारे में हमें कुछ बताइए, और क्या दवाइयों के ना लेने का संबंध जो है लकवा मारने से होता है? जी हाँ, आपने एकदम सत्य कहा। बीमारियों का इलाज करते समय ये सब दवाएं बीमारी को कंट्रोल करती हैं और मॉडिफाई करती हैं। हाइपरटेंशन या डायबिटीज या स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारे के सारे लक्षणों के समूह हैं जो किसी भी बीमारी की वजह से हो सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आपका बीपी बढ़ा सकती हैं। यदि आपका बीपी कंट्रोल में रखा जा रहा है या दवाएं लेके आपका बीपी कंट्रोल में है, तो वो तभी तक कंट्रोल में रहेगा जब तक आप रेगुलरली दवाएं लेते रहेंगे, या बिना दवाओं के जो उपाय डॉक्टर ने आपको सुझाए होंगे वो रेगुलरली करते रहेंगे। आपने यदि अपने स्वास्थ्य पर ठीक से ध्यान न देते हुए एक्सरसाइज और दवाएं छोड़ दी या कम कर दी, या अन्य किन्हीं लोगों के कहने पे उनका डोज मॉडिफाई कर दिया, तो उसके लिए इलाज की पद्धति या डॉक्टर को गड़बड़ कैसे माना जा सकता है? आप अपने निर्णय से कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हम एक अलग दिगर विषय के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। अभी हम कई बार देखते हैं कि लोग नशे के आदी होते हैं, नशीली दवाइयों का भी सेवन करते हैं, मदिरा इत्यादि का भी सेवन करते हैं। तो इसमें दो बातें जानना चाहूंगा आपसे। पहला कि क्या मदिरा पान करने से या नशीली दवाइयों का सेवन करने से व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो सकता है? एक दूसरी धारणा यहाँ पे और है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार है तो नशीली दवाइयों का सेवन करने से या शराब इत्यादि का सेवन करने से वो सही हो जाता है। दोनों ही बिंदुओं पर आप प्रकाश डालें। जिन लोगों को वंशानुगत मानसिक बीमारियां हो सकने की संभावना होती है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि घर के अंदर ऊपर की पीढ़ी में कोई एक मानसिक रोगी हो और उसके बाल बच्चों को मानसिक रोग हो ही जाए, मगर जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में मानसिक रोगी के बच्चों को मानसिक रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। अतः ऐसे लोग यदि किसी तरह के नशे का सेवन करते हैं तो नशे से होने वाले दुष्परिणाम के अलावा जो बीमारी उनकी वंशानुगत चली आई है वो बीमारी इनमें आने की संभावना बढ़ जाती है। यह हुआ पहला। और दूसरा, किसी भी तरीके का नशा किसी भी मानसिक रोग या शारीरिक रोग का इलाज नहीं हो सकता है। नशा करके आप मानसिक रोग से नहीं मुक्त हो सकते। जी, बहुत बड़ी भ्रांति डॉक्टर साहब ये है कि नशा करने से आप भूल जाते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन आपने बहुत सही तरीके से इस भ्रांति को तोड़ा है कि ये किसी भी तरह से तथ्य और सत्य नहीं है। नशा किसी भी तरीके से जो है मानसिक बीमारियों का समाधान या इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक विषय के ऊपर हम और चर्चा करना चाहेंगे। कई बार जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कामकाज के सिलसिले में बाहर होते हैं और बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, और बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना होने के कारण, गतिविधि ना होने के कारण उनको भी कई तरह की मानसिक बीमारी होती है। भूलने लगते हैं, याददाश्त जाने लगती है उनकी, स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्या एक तरह की मानसिक बीमारी है, और बढ़ती उम्र के साथ हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया दोनों का है। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में थोड़ी बहुत साधारण आपकी याददाश्त कम होती है, लेकिन आपके दिमाग के बाकी सारे क्रियाकलाप सही बने रहते हैं। आप हम जो अपने पुरानी भाषा में सठिया जाना बोलते हैं, बाकी सब काम तो ठीक है, लेकिन कुछ एक आध फीचर ऐसा होता है जैसे याददाश्त का कम हो जाना या चलने का तरीका बदल जाना या स्लो हो जाना, लेकिन बुढ़ापे के उस इंडिकेटर के अलावा बाकी सारा दिमाग का फंक्शन ठीक रहता है, वो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहलाता है। उसके लिए यूजुअली दवाओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे वृद्धजनों को बाकी के घर के लोग कोई ना कोई काम में यदि बिजी रखें जिससे उनका दिमाग उलझा रहे और चलता रहे, तो वो सही बने रहते हैं। लेकिन यदि डिमेंशिया हुआ तो याददाश्त के अलावा दिमाग की दूसरी चीजें भी, यानी दिमाग के कार्य क्षेत्र की दूसरी चीजें भी गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग या तो अपने घर वापस आना भूल जाते हैं, या खाना खाया तो उसके 2 घंटे बाद भूल जाते हैं कि हमने खाना खाया, दवा खाई तो उसके बाद भूल जाते हैं हमने 2 घंटे बाद दवाई खाई। अजीब अजीब तरह की बातें करने लगते हैं, लोगों पे शक करने लगते हैं,
वो डिमेंशिया कहलाता है। डिमेंशिया का तो इलाज करना पड़ता है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का तो करने की कोई जरूरत नहीं रहती। जी डॉक्टर साहब, मस्तिष्क को जो है क्रियाशील रखना, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। खासकर जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको सही तरीके से देखभाल किए जाने की आवश्यकता है और पारिवारिक सहयोग से ही हम उनको सही रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आखिरी में हम आपसे एक चर्चा और करना चाहेंगे। खासकर हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, कई बार एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा वो चिंतित होते हैं। तो अभी चूंकि परीक्षाओं के बाद परिणाम आने का जो है अभी समय आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं या माता पिता की जो अपेक्षाएं होती हैं उस पर खरे नहीं उतरते हैं, तो गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये टेंडेंसी, ये जो धारणा है उनके दिमाग में कैसे विकसित होती है, और इसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे युवा जो है हमारे राष्ट्र की निधि हैं, भविष्य के कर्णधार हैं, वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, उनको बचाना बहुत जरूरी है, सही दिशा में उनको लगाना बहुत जरूरी है, उनकी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। हम उन्हें कैसे जो है इस धारणा या प्रवृत्ति से रोक पाएं? प्राइमरीली आप जिस तरीके के जनसंख्या के टारगेट को बता रहे हैं, उन्हें बचपन से लेके 12वीं तक या कॉलेज तक संस्कार देना, उन पे नजर रखना, उनका मार्गदर्शन करना उनके माता पिता की जिम्मेदारी होती है। अब माता पिता यदि जरूरत से ज्यादा या अनरियलिस्टिक गोल्स उनके सामने रखें और उसको पूरा करने का प्रेशर डालें, तो इस तरह की गड़बड़ घटना या गड़बड़ रास्ते पे लोगों का निकल जाना संभव होता है। माता पिता को सक्सेस मिलने के लिए या सक्सेस पाने के लिए तो प्रेशराइज करना चाहिए एक लिमिट तक, अपने बच्चे के बारे में जानते हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें फेल्यूर पचाने की भी बात सिखानी चाहिए, ताकि फेल होने के बाद या अपेक्षाएं न पूरी करने की वजह से वो एकदम उदासीनता में न जाएं और कोई ऐसे गलत कदम न उठा लें जो ना सिर्फ उनके लिए अहितकारी हो बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। अतः ये मुख्य तौर पे माता पिता की जिम्मेदारी है फेल्यूर को पचाना सिखाना। बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना तो सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन उसे ये भी सिखाना जरूरी है कि फेल होने के बाद में उसे पचाना है और उससे सीख लेके पुरानी गड़बड़ियां क्या हुई उनको ध्यान में रखते हुए खुद में बदलाव लाके आगे अपना परफॉर्मेंस सुधारना है। यदि फेल होना पचाना नहीं सीख पाएंगे तो बदलाव कैसे करेंगे? जीवन में उतार चढ़ाव का होना, लगा रहना, ये जीवन का एक अंग है। ये जीवन जीने की एक कला भी है कि आप इस तरह के मनोविकारों से या धारणाओं से कैसे जूझते हैं, और मानसिक रूप से मजबूत होना और असफलता को पचा पाना, ये भी एक संस्कार और परवरिश का एक हिस्सा होता है। तो जो माता पिता होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को मानसिक रूप से इतना टफ बनाएं, मजबूत बनाएं कि वो हार को या असफलता को पचा सकें, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और हम कल को संवार सकते हैं यदि हमारा आज है तो। डॉक्टर राहुल एम देव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने जो एक बहुत उपेक्षित विषय है हमारे समाज में, मनोरोग, उसके ऊपर आपने तमाम जो पहलू हो सकते हैं उसके ऊपर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।